पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये आप पढ़ते हो। मेरा काम यहाँ पे मिलिटेंसी टॉपिक को दिखाना है और उसका इंटरनल सिक्योरिटी का एंगल है और उसका मुद्दे को जो जम्मू कश्मीर का है उसमें पेल्टिंग हो रही है आज की सिचुएशन में, वहाँ प्रॉब्लम्स है, रेडिकलाइजेशन है, बॉम्बिंग्स हो रही हैं, फोर्सेस पर अटैक हो रहा है या इनोसेंट्स पे हो रहा है, वो सिचुएशन है। लेकिन तुम्हारे लिए हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी था। इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये शब्द 2019 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया। क्यों आया? 370, क्योंकि आर्टिकल 370 हटा। तो अब बस समझ लो कि ये 2019 का करंट अफेयर है ये, और 2019 का करंट अफेयर मतलब अब ये 2025 तक तो करंट अफेयर ही है, कभी भी आ सकता है। पहला अटेम्प्ट दो, तीसरा अटेम्प्ट दो, चौथा अटेम्प्ट दो, तुम्हारी मर्जी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन साइन होता है इंडिया और किसके बीच में? हरि सिंह के बीच में, है ना, राजा के बीच में। इसमें क्या तीन बातें बोली जाती हैं कि इंडिया को कौन सी वो तीन पावर्स है जो दे दी जाए? पहला डिफेंस, दूसरा एक्सटर्नल अफेयर्स और तीसरा कम्युनिकेशन। ये तीन चीजों पर रूल कौन करेगा, डिसीजन कौन लेगा, लॉ कौन बनाएगा, पॉलिसी कौन बनाएगा? इंडिया बनाएगा। लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल कामकाज है, वो किसका है? वो उस राज्य का है। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है, ये तुमसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये तुमसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो तुम्हारी जो भी राय हो, मैं तुम्हें कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन साइन होने से पहले एक सोच ये भी थी कि हरि सिंह पे प्रेशर बनाया जाए, डायरेक्ट उसको बोला जाए भाई जब तक आप प्रिंसली स्टेट पूरी की पूरी इंडिया में मर्ज नहीं हो जाती, हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक सोच जो जवाहरलाल नेहरू की हम कह सकते हैं, उनकी जो सोच थी वो ये थी कि हम लोगों पे जबरदस्ती नहीं करेंगे। जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। आज हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन साइन करते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन नहीं होगा तो लॉर्ड माउंटबेटन का ये कहना था कि अगर ऐसा होगा ही नहीं तो आप अपनी आर्मी नहीं भेज सकते, आपको एक फॉर्मल कम से कम एक एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप ट्रेस पासिंग कर रहे हो ये माना जाएगा। तो इवन दो जवाहरलाल नेहरू ये बोलते कि चलो लोगों से पहले पूछते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे, तो इतना समय नहीं है आपके पास। राजा कह रहा है मदद चाहिए, वो घुसते चले आ रहे हैं, अक्टूबर आ चुका है, उन्होंने अपना स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तोड़ दिया है ना। तो अब आपको कोई ना कोई एक फॉर्मल एग्रीमेंट तो करना ही पड़ेगा। देखो वहां से निकल के आया ये इंस्ट्रूमेंट कि चलो तीन चीजों पे तो करो, बाकी बाद में देखेंगे, और ये भी परमानेंट नहीं है। तो इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन से क्या हम ये मान लें कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हो गया? यस सर, नो सर। क्या हम ये बोल दें कि हमारे पूरा जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का है? कुछ कंडीशन, तो हमारी आर्मी वहाँ है, सही है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो एक्सटर्नल अफेयर्स हो सकता है, फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, कोई रिलेशन होगा, वो ठीक है। कम्युनिकेशन, वहाँ पर जो भी किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो रहा है, रोड बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वो हमारे हाथ में, ठीक है। लेकिन क्या कश्मीर हमारा है? पर तुम तो कहते हो कश्मीर हमारा है, लड़ रहे पाकिस्तान से, इतनी लड़ाई लड़ ली, फिर तुम अब तो पलट गए 15 मिनट की क्लास के बाद। हमें तो पता है कि हमने ये साइन किया, उन्होंने क्या साइन किया? कुछ भी। ये इंडिया बोलता है, ये इंडिया बोलता है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया का ये स्टैंड है कि भैया हमने फिर तो कुछ तो साइन किया, तुमने तो कुछ भी नहीं किया, है ना। लेकिन उनका पॉइंट बहुत सिंपल है। उनका पॉइंट ये है कि जब पॉपुलेशन मैक्सिमम है, और टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसको उस तरफ हो जाना चाहिए, और वैसे ही ये रीजन हमारी तरफ है, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। और हरि सिंह के ऊपर तुमने ये साइन करने के लिए प्रेशर बनाया होगा, तुमने ये जबरदस्ती उनसे साइन कराया है, ऐसा एलिगेशन इंडिया पे लगता है। तो हम मानेंगे ही नहीं, इट इज बाय फोर्स। ट्रेसपास तो आप किए थे, ये कोई माने, वो उनका रीजन है। अब देखो ये कहानी ना 70 सालों में ये हो चुकी है, ये इतनी आसान है नहीं जो मैंने बता दी। ये मैं प्रूव कर दूंगा भी ये कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो चुकी है। पहले तो तुम कहानी को समझो, ये कहानी में ये चीज समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया। इंडिया जब ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन साइन करता है, अब वो जाएगा आर्मी लेकर के और सीधे फ्रंट में आ जाएगा। ये बता दीजिए, रेड क्लिफ ने लाइन जो खींची थी वो क्या कश्मीर उसमें के आसपास से नहीं खींची? नहीं, रेड क्लिफ ने जो लाइन खींची थी, डेफिनेटली उसमें लाइन में कुछ पोर्शन तो ऊपर नॉर्थ का कश्मीर का होगा ही जो पाकिस्तान की तरफ गया। रेड क्लिफ की लाइन पर डिस्प्यूट नहीं है, ध्यान से सुनना, रेड क्लिफ की लाइन पर डिस्प्यूट नहीं है। रेड क्लिफ की लाइन को तो माना गया, तभी तो टू नेशन थ्योरी निकल के आई, नहीं तो फिर टू नेशन बनता ही नहीं, वो कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता, बना ही नहीं और चाहिए। रेड क्लिफ की लाइन अपनी जगह है,
और वो एक्सेप्टेबल है दोनों ही नेशन से साइन करके, तभी वो पाकिस्तान बना, तभी वो बोलते हैं हम आज़ाद हुए। मैं बात कर रहा हूँ उस रेड क्लिफ की लाइन के आगे अंदर घुस गए हैं अब पश्तूनी ट्राइबल्स एंड पाकिस्तानी, जिसे आप किस नाम से जानते हो आज? अब बता दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC कारगिल मूवी भी आई थी। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और एक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या डिफरेंस है दोनों में? लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पाकिस्तान इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, वहाँ चाइना वाला आ जाता है पार्ट। ठीक है, मैं अभी इसमें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब दोनों आर्मी सामने सामने खड़ी हो जाएंगी तो वो वाली बात कि दोनों ब्रिटिशर्स के चीफ आपस में लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहेंगे। तो फिर अब जब यहाँ गोलियां चल रही हैं, लड़ाई हो रही हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं, सिचुएशन इतनी टेंस हो चुकी है, हरि सिंह जी डिसीजन जहां नहीं ले पा रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर चुके हैं, पॉपुलेशन मेजॉरिटी मुस्लिम है, ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन क्या सजेस्ट करते हैं जवाहरलाल नेहरू को? आप ना इस मुद्दे को किसको दे दीजिए? यूनाइटेड नेशंस को दे दीजिए। यूनाइटेड नेशंस कब बनी है? यूनाइटेड नेशंस आप सोचो 24 अक्टूबर 1945 में बनी है। अभी बनी है, 5-6 साल हुए इसको, 3 साल हुए मतलब सोचो। और इसको क्या बोला जाता है? पूरे वर्ल्ड के मुद्दे सॉल्व करेगी, है ना। इसने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया 3 सालों में कि हम दुनिया के सारे मुद्दे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो ब्रिटिश है, लॉर्ड माउंटबेटन है, गवर्नर जनरल है, एक एडवाइस दे रहे हैं। डेफिनेटली सलाहकार कुछ ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कुछ नहीं करना है, घुसते जाना है अंदर आर्मी लेकर के, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका है, घुसते जा करके लड़ाई लड़ो, लंबी लड़ाई लड़के सब कुछ अंदर ले लो जो गया है। थी कुछ ऐसी सोच, आता है ना कभी कभी, बोलते हैं कुछ बीच बीच में, कुछ लोगों की ओपिनियन है। मैं कहूँगा जरूर होगी, ऐसा तो नहीं है, नहीं हो सकती। लेकिन हमारे जवाहरलाल नेहरू जी जो पीएम थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हिंसा ऑलरेडी देख चुके थे, और पार्टीशन के बाद भी ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स हर जगह हो रहे थे। दैट वाज अ बिगर इशू, लार्जर इशू। ये रीज़न था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस भी जल्दी दी गई थी, कंपैरेटिवली बोला गया था बाद में, लेकिन वो पहले ही डिसीजन हो गया था। अल्टीमेटली क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस में जब जाता है ये मुद्दा, तो यूएन सबसे पहले क्या कहेगा? किसी के बाद भी तीसरी पार्टी के बाद जाओगे वो सबसे पहली बात क्या बोलेगी तुम्हें? लड़ाई बंद करो, मुद्दे को बातचीत से सुलझाओ। ये बेसिक्स हैं। तुम 2 जने मेरे पास आओगे ना चीखते चिल्लाते, मैं तुम्हें बोलूँगा लड़ाई बंद, चुप, बात बोलो अपनी, तुम बात बोलो अपनी। यूएन ने सेम चीज़ करी, और इन्होंने ने लड़ाई बंद करने के लिए एग्रीमेंट क्या साइन कर लिया? एक दोनों ने मिलकर के एक कराची एग्रीमेंट साइन कर लिया। ठीक है, उस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद क्या खिंच गई लाइन? और उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर एग्रीमेंट, दोनों ही कंट्री ने सीज फायर एग्रीमेंट, सीज कर दो, सीज मतलब स्टॉप, फायर, स्टॉप द फायर। अब भाई वहां पर जब फायर स्टॉप हुई और LOC जैसी लाइन खिंच गई, दोनों की आर्मी बैठ गई, तो बैठ गई, और बैठ गई तो आज तक बैठी हुई है। सर, जो आजकल हम न्यूज़ में सुनते हैं सीज फायर एग्रीमेंट ब्रेक हुआ, यही है? सीज फायर एग्रीमेंट बहुत सारे साइन हो चुके हैं, बहुत सारे ब्रेक हो चुके हैं, अब इसकी कोई लिमिट खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, सीज फायर एग्रीमेंट साइन होते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग तरीके के रीजन वाइज अलग अलग वो साइन होते हैं, टूटते हैं, वो सब है। फिलहाल हम एक सीज फायर एग्रीमेंट की बात करें जिसपे LOC खिंची। मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि अब जो जहाँ बैठ गया वो बैठ गया, जगह घेर करके, है ना, और मुद्दा किस पे चला गया? यूएन पर। इंडिया क्या कहता है? इंडिया का आज स्टैंड क्या है यूएन में? ये पता है किसी को? पाकिस्तान के मुद्दे पर क्या स्टैंड है इंडिया का? तुम्हें स्टैंड ही नहीं पता आज तक कि पाकिस्तान को लेके क्या स्टैंड है? अरे यूनाइटेड नेशन में क्या बोलता है? सिक्योरिटी काउंसिल है इतनी बड़ी, वेरी गुड, किसी ने बोला अभी ये हमारा इंटरनल मैटर है, इट इज अ बायलैटरल इशू। नहीं पता था, पता लग गया अभी, चलो नहीं पता था कोई बात नहीं, अब पता लग गया। इंडिया कहता है ये हमारा बायलैटरल इशू है, ये हमारा आपस का मामला है 2 कंट्रीज का, हम सुलझा लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। क्यों कहता है इंडिया ऐसा? तो बात 70s की बात होगी ना, 71 की लड़ाई के बाद जो हुआ 72 में। हाँ बात सही है, लेकिन कुछ तो किया होगा यूएन ने, वो बता रहा हूँ, सुन लो। 1951 में यूएन ने जब 47-48 में जब ये बात हो गई कि सीज फायर एग्रीमेंट हो गया साइन, ठीक है सब कुछ सही है, तो 51 में यूएन ने बोला चलो अब एक काम करते हैं,
अब प्लेबिसाइड करा लेते हैं, एक रेफरेंडम करा लेते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का भी सोच यही थी कि एक बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होगा, इंडियन आर्मी जाएगी, लड़ाई रुकेगी और फिर लोगों से पूछ लेंगे उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि हम किसी पर फोर्स नहीं दिखाएंगे। यूनाइटेड नेशंस वहाँ कहता है 1951 रेजोल्यूशन में कि चलो अब एक काम करते हैं, रेफरेंडम कर लेते हैं, है ना। रेफरेंडम करने की सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान वापस जाए, अपने ट्रूप्स को वापस लेकर के जाए। अगर वो अपने ट्रूप्स को वापस लेकर के नहीं जाएगा तो इसका मतलब जो रेफरेंडम हुआ वो कैसा हो जाएगा? बायस्ड हो जाएगा। हम उसे माने कैसे? भाई बंदूक रख कर तुम रेफरेंडम करा रहे हो, गड़बड़ करोगे। ना इंडिया मानेगा उसको, ना यूएन मानने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कभी वापस गई नहीं। अब अगर हम एक दूसरे को पत्थर मारे कि तुमने ये कहा था इसलिए नहीं करूँगा, तुम बोलो क्योंकि तूने ये कहा था इसलिए नहीं करूँगा, बीच में बैठा जज, बीच में बैठा टीचर क्या करेगा? अरे तुम दोनों को लड़ना ही है, भागो यहाँ से। होगा ना ये? क्या होता है इंटरनेशनल फोरम्स पर कभी कभी जब पाकिस्तान के फेवर में यूएन बोलते हैं तो इंडिया बैकआउट कर लेता है, उठ के चला जाता है। कभी कभी जब इंडिया के फेवर में बात होती है तो पाकिस्तान शोर मचाता है, बैकआउट कर लेता है, हम जा रहे छोड़ के मीटिंग। क्या होगा? मुद्दा चलता रहेगा, 10 साल निकल जाएंगे, ऊपर से एक वॉर और हो जाएगी पाकिस्तान के साथ। कौन सी वॉर थी? 1965 वॉर हो गई। उधर से चाइना ने अटैक कर दिया था, चाइना के साथ भी हम लड़ चुके हैं। लड़ाई हम इतनी देख चुके हैं, आज़ादी का सपना देखा था, उसके बाद भी लड़ाइयाँ चल रही हैं बॉर्डर पर। कंट्री के पास रिसोर्सेज नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, वहीं पैसा कहाँ लग रहा है? लड़ाई में भी लग रहा है। तो एक फटीक तो आएगा ना, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पॉलिटिकल पावर है, उसमें एक फटीक तो आएगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। एक काम करो, जो है पहले उस पर सोचो, उस पर फोकस करो, जो नहीं है उस पर हम लड़ेंगे। एंड अल्टीमेटली फिर 71 की जब बहुत बड़ी वॉर हो जाती है तो उसके बाद तो फिर एग्रीमेंट भी होता है, शिमला एग्रीमेंट जो ये बात कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये आप पढ़ते हो। मेरा काम यहाँ पे मिलिटेंसी टॉपिक को दिखाना है और उसका इंटरनल सिक्योरिटी का एंगल है, और उसका मुद्दे को जो जम्मू कश्मीर का है उसमें पेल्टिंग हो रही है आज की सिचुएशन में, वहाँ प्रॉब्लम्स है, रेडिकलाइजेशन है, बॉम्बिंग्स हो रही हैं, फोर्सेस पर अटैक हो रहा है या इनोसेंट्स पे हो रहा है, वो सिचुएशन है। लेकिन तुम्हारे लिए हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी था। समझ में आया? अब इसमें क्या है, एक इंडिया का स्टैंड है और एक पाकिस्तान का स्टैंड है, और इसकी वजह से ये सिचुएशन थोड़ी हो गई कॉम्प्लेक्स।